गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड। इसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। उसका यूनिट सेकंड है जिसका टॉपिक का नाम हमारा यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारी जो दो लास्ट वीडियोस थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने उसमें बात की थी कि पिरामिड्स क्या होते हैं, मतलब किससे मिलके बने होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, किसने उसको सबसे पहले बनाया, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कितने टाइप के होते हैं। सेकंड वीडियो में हमने बात की टाइप्स ऑफ पिरामिड्स की, जिसमें हमने सबसे अच्छा जो पिरामिड्स होते हैं, मतलब बेसिकली हमने सबको अलग टॉपिक वाइज स्टडी की, जिसमें हमने नंबर पिरामिड्स को कंप्लीटली स्टडी कर लिया था उसमें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड टाइप ऑफ पिरामिड जिसका नाम है यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ बायोमास या बायोमास के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड्स। दूसरी बात ये है हमारे पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम की वीडियो का पार्ट थर्ड। तो अगर आपने पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट की जो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए एक बार, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। और उनको देखने के बाद में आप इस वीडियो को देखें जिससे आपको थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ बायोमास की। तो जैसा कि मैंने बताया कि बायोमास के पिरामिड की अगर बात की जाती है तो बायोमास के पिरामिड भी क्या होते हैं, हमेशा सीधे होंगे। कैसे पिरामिड होंगे? ये हमेशा सीधे पिरामिड होंगे। बट जैसा कि मैंने कहा था कि अपवाद जो है हर जगह होता है, तो इसमें क्या होगा कि जो जलीय इकोसिस्टम के पिरामिड होंगे, जलीय इकोसिस्टम के पिरामिड कैसे होंगे? इसमें उल्टे होंगे। ये याद रखना है आपको इसमें एज इट इज। क्यों उल्टे होंगे, उन्हीं सारी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात, सीधों की अगर बात की जाती है तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एक तो घास स्थल का और एक हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर ट्री, वृक्ष का। तो दो पिरामिड हमारे को इसमें देखने को मिलेंगे जो कि सीधे होंगे, बाकी एक पिरामिड जो है वो उल्टा होगा। अब सीधे क्यों होंगे, उल्टे क्यों होंगे, और सारे पॉइंट्स हम इसमें स्टडी करेंगे। इसलिए आप पहले इस वीडियो को इत्मीनान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर हमारे भी एफर्ट्स है तो आप थोड़ा सा तो काम कर ही सकते हैं कि उसको सब्सक्राइब कर दें और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास को पढ़ने से पहले व्हाट इज बायोमास, होता क्या है ये। और एक चीज़ और, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि इससे हमें किसके बारे में पता चलता है, तो इससे हमें किसी भी इकोसिस्टम के स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में पता चलता है। किसका पता लगता है यहाँ पे? स्टैंडिंग क्रॉप का। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है वो सारी चीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोमास क्या होता है। हिंदी में तो सर हिंदी में आता है हमें क्या, जैव भार बोलते हैं इसको हिंदी में। अरे वो तो मुझे भी आता है जैव भार को। नहीं सर, इसको लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब किसी भी जीव का जीवित कार्बनिक पदार्थ भार क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है। अच्छा, अब ये जीवित कार्बनिक क्या होता है, मैं तो कुछ समझता ही नहीं इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं। अरे सर, जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है ना उसी को बायोमास कहते हैं हम। अब ये स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? अरे सर, खड़ी फसल जो होती है ना उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अच्छा, जो खेतों में फसल खड़ी हुई रहती है और बाद में कट के जो आड़ी हो जाती है, गिर जाती है, उसको हम फिर स्टैंडिंग क्रॉप नहीं बोलेंगे? सर आप तो मजाक कर रहे हो। मजाक की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे यही है, बिकॉज एक बार अगर बायोमास हमारे समझ में आ जाएगा उसके बाद में इसके जो पिरामिड्स हैं वो तो बहुत ईजी है, करना कुछ ही नहीं है उसमें। बस अब एक बार बायोमास समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं। तो किसी ने कहा कि बायोमास लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल का भार होता है, स्टैंडिंग क्रॉप होती है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो केवल सिंपल वे में समझाइए कि व्हाट इज बायोमास, व्हाट इज जैव भार। तो मैंने कहा कि क्या
कि यदि हम किसी भी जीवित जीव का कोई भार है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जीवित जीव का भार, जीवित जीव का भार, चलो कोई बात नहीं, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया कि किसी जीव का भार जो है वो 50 किलो है, ठीक है, नो डाउट। चलो साहब, फिर मैंने कहा कि उसमें से अगर हम वाटर को रिमूव कर दें, वाटर को कैसे हटाओगे आप? वाटर को उठाने का सीधा सा मतलब है कि वो तो मर गया, ऐसा भी नहीं करना, मारना नहीं है किसी को, मारने के बाद में वेट किस काम का हमारा। तो हमने क्या देखा कि यदि हम उसमें से डिहाइड्रेशन कर देते हैं, और डिहाइड्रेशन करने के बाद हमने क्या देखा कि यानी कि मैंने यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम हमारे वेट की बात करें तो हमारा जो शरीर होता है वो लगभग 90% जो है वाटर से मिलके बना होता है। तो मैंने कहा कि आप 90 मत मान के चले, कि मैंने कहा कि हमारे शरीर में 10 किलो पानी है। क्या है? 10 किलो पानी। तो जब जो वेट हमारा आएगा वो कितना आएगा? अब यहाँ पे 40 kg आफ्टर रिमूविंग ऑफ द वाटर। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, फिक्स नहीं है। तो रिमूविंग ऑफ वाटर जो हमारे पास वेट आ रहा है विदाउट वाटर, या यूं कहें कि ये डिहाइड्रेटेड वेट है, जल को हमने हटा दिया, उसके बाद में ये वेट हमारे पास आता है, कितना आया? 40 kg। दिस इज बायोमास, दिस इज ड्राई मास। और ड्राई मास को हम किसके नाम से जानते हैं? बायोमास के नाम। दैट मीन्स ये है कि किसी भी जीव के अंदर पानी की मात्रा को कम करके या हटा करके जो वेट हमें कैलकुलेट किया जाता है, वेट हमें जो बताया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जैव भार कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है। दैट मीन्स इसका खड़ी फसल से क्या लेना देना है? तो खड़ी फसल की अगर बात की जाती है तो खड़ी फसल के अंदर आपकी अगर बात करें कि खड़ी फसल में क्या होता है, तो खड़ी फसल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जीवित कार्बनिक पदार्थ। क्या देखने को मिलेंगे खड़ी फसल के अंदर? हमें जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है उसमें क्या देखने को मिलेंगे? जीवित कार्बनिक पदार्थ। और जीवित कार्बनिक पदार्थ के अंदर वाटर की अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होती है। दैट मीन्स अगर हम इन जीवित कार्बनिक पदार्थों को भी क्या कर लेते हैं? वेट कर लेते हैं इनका भी, तो इनका जो वेट हमें देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? बायोमास कहलाएगा। या यूं कहें कि सीधी सी बात है, किसी भी क्रॉप के अंदर से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में से अगर वाटर को रिमूव कर दिया जाता है और वाटर के रिमूविंग के बाद में जो वेट बचता है, दैट इज नोन एज बायोमास। क्लियर बात यहाँ पे? और स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर भी वही होता है। बिकॉज आपको पता, मैं बता दूं, सीधी सी बात है कि कोई भी अगर फसल खेतों में अगर है तो वहाँ पे उस फसल के अंदर से जब उसकी एक्चुअल जो वेट काउंट किया जाता है तो वो वेट काउंट होता है आफ्टर कटिंग, हार्वेस्टिंग के बाद में जो वेट होता है उसका, उसी को हम कहेंगे यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप। देखो, जब तक फसल जो है खड़ी है खेतों के अंदर तो उसमें क्या होती है? वाटर अमाउंट रहती है जो कि वो नीचे से बाय द रूट एब्जॉर्ब करता है, और उस वाटर अमाउंट को हम वहाँ पे खड़ी फसल में तो रिमूव कर नहीं सकते, मतलब जब खेतों में। तो आफ्टर जब उसको हम हार्वेस्ट कर देते हैं, जब उसको हम काट लेते हैं, तो उसके बाद में जब उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसके बाद में जब वेट काउंट किया जाता है, दिस इज नॉन एज द स्टैंडिंग क्रॉप और बायोमास। क्लियर बात यहाँ पे? यानी कि किसी भी जीव का डिहाइड्रेशन करने के बाद में जो वेट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमास कहते हैं। और इसी के बेस के ऊपर ये पिरामिड बनाए जाते हैं। अभी इसके बेस पर कैसे बनाएंगे उसी को हम देखेंगे यहाँ पे, तो आराम से आप इस वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा दिमाग में डाउट कर लेते हैं कि ये सर बायोमास हमारे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि हम कैसे इसको एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। तो बायोमास की कैलकुलेशन की अगर बात की जाती है तो बायोमास का कैलकुलेशन जिस तरीके से मैंने बताया कि 50 में से 10 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज बायोमास की अगर कैलकुलेशन की अगर बात की जाती है तो बायोमास कैलकुलेट होता है बम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। बम्ब कैलोरीमीटर, या हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में भी यही कहा जाता है उसको, बम्ब कैलोरी मीटर। तो इस बम्ब कैलोरी मीटर की हेल्प से क्या मेजर किया जाता है? बायोमास मेजर किया जाता है। मतलब हम हमारे हाथों से किसी चीज़ को नहीं कर सकते वेट। तो बम्ब कैलोरी मीटर क्या करता है? तो मैं सीधा सा आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि बम्ब कैलोरी मीटर जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से केवल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर
और इस लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या कर देता है, मैं सीधा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट इज़ बर्न। ये इनको क्या करता है, जलाता है। और इनको जलाने के बाद में जो एनर्जी या यूँ कहें कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट के प्रोड्यूस होने के साथ ही क्या होता है, किसी भी जीव का बायोमास कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि किसी भी जीव से टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर जो हमें देखने को मिलेगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को बर्न किया जाता है इन द बम्ब कैलोरीमीटर। और ये बम्ब कैलोरीमीटर वहाँ से हीट और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उस हीट और एनर्जी के प्रोडक्शन के बेस पर जो है किसी भी जीव का बायोमास कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर बात है यहाँ पे। और वहाँ पे ये माना जाता है कि जो वाटर अमाउंट होती है, वो वाटर अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, एवोपरेट हो जाती है वो वाटर अमाउंट। इसलिए हमने यहाँ पे जब जस्ट पहले जो बताया था कि उसमें वाटर को हम रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, वो यही रीजन है। क्योंकि जब आप किसी भी जीव को मतलब बर्न करेंगे या जलाएंगे, तो वहाँ पे पानी जो है वो तो वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। इसलिए तो यहाँ पे जो हीट और एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, उसके बेस पर क्या होता है, किसी भी जीव का बायोमास कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बायोमास किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, बम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से, और इस बेस पर बायोमास को रखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चीज़ को डाउट में ले लेते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट ना रखें कि बम्ब कैलोरीमीटर से ही इसको मेजर किया जाएगा। हम हमारे हाथों से इसको मेजर नहीं करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। तो वही बात, हमारा तो वही सिस्टम रहेगा क्या, कि सबसे पहले किसको रखा जाएगा यहाँ पे, उत्पादक को, T1 के ऊपर। तो उत्पादक यहाँ पे होंगे हमारे, घास होगी। तो घास की अगर बात की जाती है, तो घास का जो बायोमास होगा, बायोमास क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर बात यहाँ पे। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या काउंट करनी है, लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो काउंट करना होता है बाय द बम्ब कैलोरीमीटर। तो यहाँ पे जब हमने इसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास बायोमास किसका सबसे ज़्यादा आया, घास का। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, T2 पे, तो T2 पे हमने यहाँ पे रखा खरगोश को। और जब खरगोश को रखा जाता है, तो बायोमास क्या हमें देखने को मिलता है, घास की तुलना में कम देखने को मिलता है। मतलब घास का सबसे ज़्यादा होता है। फिर T3 पे हमारे पास कौन आएगा, तो T3 पे हमारे पास आएगी लोमड़ी। लोमड़ी की अगर बात की जाती है, तो लोमड़ी का जो बायोमास होता है, तो लोमड़ी का बायोमास खरगोश से भी क्या देखने को मिलता है हमें, कम देखने को मिलता है। एंड फोर्थ पे हमारे पास जो आता है, उसको बोलेंगे यहाँ पे शेर। शेर का जो बायोमास होता है वो कैसा होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज़ आपको पता चली गई कि यहाँ पे उत्पादक के बाद में कौन आएंगे, शाकाहारी आएंगे। फिर उसके बाद में मांसाहारी आएंगे, और उसके बाद में फिर हमारे पास सर्वोच्च मांसाहारी आते हैं। ठीक है। इस बेस पर जब हम इसको ड्रॉ करते हैं हमारे इस पिरामिड को, तो हमने क्या देखा कि ये पिरामिड बिल्कुल कैसा आता है, सीधा आता है। कैसा हमें देखने को मिलता है ये, तो हमने यहाँ पे रखा दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T4 एंड सबसे टॉप पे हमारे पास है T4 जो है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो बायोमास में हमें क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इसमें बिल्कुल भी आप जरा सा भी दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि ये जो बायोमास होता है वो कैलकुलेट किया जाता है किसकी हेल्प से, बम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से, जो कि हीट को प्रोड्यूस करता है, उसके बेस पर आता है। ठीक है। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे घास का जो है बायोमास सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनका आता है। तो इस तरीके से घास का जो इकोसिस्टम का पिरामिड है वो कैसा बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। क्लियर बात। तो इसको आप ड्रॉ कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड जो पिरामिड है वो हमारा है ट्री इकोसिस्टम का। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिरामिड, जो कि ट्री इकोसिस्टम पिरामिड है, या इसी को हम कह सकते हैं यहाँ पे परजीवी पिरामिड।
तो हमारा जो बेसिक नियम है कि सबसे पहले कौन आएंगे, उत्पादक। तो सबसे पहले किसको रखा जाएगा, उत्पादकों को, और उत्पादक यहाँ पे होंगे वृक्ष, या यूं कहें कि T1 पे कौन होगा, यहाँ पे सबसे पहले वृक्ष होगा। और वृक्षों की अगर बात की जाती है तो इनका जो बायोमास है सबसे ज्यादा माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या रखा, उत्पादकों को, मतलब वृक्षों को रखा जिनका बायोमास जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आएंगे T2 लेवल के ऊपर। तो T2 लेवल के ऊपर रखा जाता है यहाँ पे पक्षियों को। और जब इनके बायोमास की बात की जाती है तो इनका जो बायोमास होता है वो वृक्ष से क्या होता है, कम देखने को मिलता है। और इसके बाद में जब T3 की बात आती है तो T3 के अंदर हमारे पास आते हैं परजीवी। और परजीवी का जब बायोमास देखा जाता है तो परजीवी का बायोमास क्या होता है, पक्षियों से भी कम होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वाले पिरामिड को तो आप बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग से भी याद रख सकते हैं, क्या कि पेड़ बड़े होते हैं तो बायोमास भी क्या होगा, ज़्यादा। पेड़ की तुलना में पक्षी थोड़े छोटे होते हैं लेकिन वो परजीवियों से बड़े होंगे तो उनका बायोमास ज़्यादा हो जाएगा। और परजीवी तो बिल्कुल दिखते भी नहीं है तो उनका बायोमास तो वैसे ही कम होगा। तो जब इसको ड्रॉ किया जाता है इस पिरामिड को, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, सबसे T1, फिर T2, देन T3। तो यहाँ पे हमारे पास कौन आएंगे, सबसे पहले वृक्ष, पक्षी, देन इसके बाद हमारे पास आएंगे परजीवी, ठीक है। जब इनके बायोमास की बात की गई तो इनका बायोमास जो है वो, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बायोमास में हमें क्या देखने को मिलती है, कमी। और इसी वजह से ये पिरामिड कैसा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है मैं बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा पिरामिड है ऐसा कौन सा पिरामिड है जो नंबर में उल्टा बनता है एवं बायोमास में सीधा बनता है। तो उसका आंसर हमारे पास होगा क्या, तो आंसर होगा यहाँ पे ट्री इकोसिस्टम। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्री इकोसिस्टम जब नंबर का हम बात कर रहे थे तो नंबर के अंदर ये क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था, ठीक है। जबकि जब बायोमास की बात करते हैं तो बायोमास में ये पिरामिड क्या बनता है, सीधा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा यहाँ पे ट्री के बाद में, तो वो है यहाँ पे हमारे पास, एक बार आप इसको ड्रॉ करिए। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय इकोसिस्टम। तीसरा टाइप हमारे पास यहाँ पे आता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस बायोमास पिरामिड के लिए, जिसका नाम है यहाँ पे जलीय इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप थोड़ा सा भी ध्यान से भी देखेंगे तो हो जाएगा ये। तो जलीय इकोसिस्टम की जब बात की जाती है तो यहाँ पे हमें वही बात कि सबसे पहले किसको रखेंगे, उत्पादक को, T1। और उत्पादक जलीय इकोसिस्टम के अंदर कौन होते हैं, पादप प्लवक होते हैं। कौन होते हैं उत्पादक, पादप प्लवक, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फाइटो प्लैंकटन, ठीक है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब इनका बायोमास कैलकुलेट किया जाता है तो इनका जो बायोमास होता है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अच्छा, अब समझ में आया हमारे क्या, कि जो उत्पादक होते हैं इन उत्पादकों का मतलब पादप प्लवकों का जो बायोमास होगा वो क्या होगा, कम होगा। सीधी सी बात, इतने सारे पादप प्लवक हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इनको निकाल के लाइए, हमें इनको बम कैलोरीमीटर में डालना है, इतने से में हो जाएंगे ना वो इतने सारे। अगर हमने जो काई की बात करते हैं, जो कि ग्रीन कलर की लेयर होती है पानी पे, उसको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करने के बाद में वो इतनी सी हो जाएगी बिल्कुल। अगर हम कहें कि अगर आप उनको दबा करके थोड़ा सा पुश करके अगर इकट्ठा कर दें तो इतनी सी मुट्ठी में आ सकते हैं वो आराम से। और थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, जब वो इतनी सी मुट्ठी में आ रहे हैं तो बायोमास कहाँ पे जाएगा उनका, सबसे कम होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट T2, और T2 पे किसको रखा जाएगा, यहाँ पे शाकाहारी और शाकाहारी में हमारे पास आते हैं जंतु प्लवक। और जंतु प्लवक की अगर बात की जाती है तो यहीं पे हम इसको जंतु प्लवक के साथ किसको भी रखेंगे, यहाँ पे छोटी मछलियों को नो, चलो उसको हम अलग लेवल पे रख देते हैं, अभी केवल आप जंतु प्लवक को ही रखें यहाँ पे। और जब इनको जंतु प्लवक पे रखा जाता है तो जब इनके बायोमास की बात की जाती है तो इनका बायोमास क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। तो इनका जो बायोमास होता है पादप प्लवक से क्या होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास T3 लेवल, T3 लेवल पे हमारे पास आती है छोटी मछलियां। और छोटी मछलियों के बायोमास की अगर बात की जाती है तो इनका बायोमास, इसको मैं P से लिख रहा हूँ, इसको Z से लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी स्मॉल फिशेज। मतलब स्मॉल फिशेज का जो बायोमास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है T4, और T4 पे हमारे पास कौन आ जाएंगी, यहाँ पे बड़ी मछलियाँ। और बड़ी मछलियों के जब बायोमास की बात की जाती है तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा P से, फिर ग्रेटर देन Z, देन ग्रेटर देन स्मॉल फिश, देन ग्रेटर देन बिग फिश। यानी कि इनका जो बायोमास होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम कैसा हमें देखने को मिलता है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा T1, फिर हमारे पास आ जाता है T2, देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे T3 एंड देन T4। नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो बायोमास में क्या देखने को मिलती है हमें, यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है वो आपको मैं बता दूं। ऐसा पिरामिड जो नंबर में क्या होता है, सीधा, लेकिन बायोमास में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, जलीय इकोसिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि बायोमास के पिरामिड के अंदर जो जलीय इकोसिस्टम का पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन नंबर में ये क्या बन रहा था, सीधा बन रहा था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए है ही, वहाँ पे आप फ्री हो, फ्रीडम है आपको, बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हो आप वहाँ पे। तो ये हुआ हमारा सेकंड टाइप ऑफ पिरामिड, यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड, जिसका नाम है यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पिरामिड।
तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पिरामिड्स की अगर बात की जाती है तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पिरामिड कैसे होते हैं, हमेशा सीधे होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इनका कोई भी क्या नहीं होगा, अपवाद भी नहीं है इनका, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पिरामिड क्या होते हैं, हमेशा सीधे होते हैं। इस पिरामिड को समझने के लिए यहाँ पे हमें एक नियम समझना पड़ेगा, और वो नियम क्या है, लिंडमैन 10% रूल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% रूल? तो 10% रूल की अगर बात की जाती है तो सीधी सी आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, ये मान के चलिए आप, और मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, दैट मीन्स मैं प्रोड्यूसर हूं। सबसे पहले मैं बात करूं, मैं उत्पादक हूं। तो मुझे जो एनर्जी मिलेगी जहां से भी मिल रही है, मैं उत्पादक हूँ, सीधी सी बात है कि मेरे अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। दैट मीन्स मैं प्रोडक्शन करूँगा बाय द फोटोसिंथेसिस, जो भी प्रोसेस है। एनर्जी मिल रही है ना मुझे। एनर्जी आपको कोई कम मिलती है? जब आप उत्पादक हैं तो आपको ऐसा होगा कि एनवायरनमेंट जो है वो आपसे एनर्जी को काट लेगा, नहीं यार तू तो आधी ले, ऐसा होता है नहीं ना। दैट मीन्स अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे एनर्जी कितनी मिलेगी, 100% एनर्जी मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट तो हमारे बिल्कुल समझ में आया कि हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, 100%। चलो स्टार्ट होते हैं हम यहाँ से। तो अगर हमें 100% एनर्जी मिलती है तो मैं उस 100% एनर्जी को क्या करूँगा, यूटिलाइज करूँगा ना। मैं ये थोड़ी है कि उसके अंदर से 10% को रख लूँगा और 90% को काम में लूँगा, 80 को रख लूँगा, 20 को काम में लूँगा, ऐसा करूँगा क्या? क्योंकि मुझे तो खाना बनाना है आगे के ट्रॉफिक लेवल के लिए, आगे के पोषक स्तरों के लिए। तो मैंने क्या किया, उस 100% एनर्जी को यूटिलाइज किया और मैंने बाय द 100% एनर्जी मैंने क्या किया है, भोजन तैयार कर लिया। क्लियर बात यहाँ पे? लेकिन आपको पता होगा कि जब हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारे अंदर चलती है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस चलती हैं। मतलब जो किसी भी जीव का शरीर होता है, जो कि उत्पादक भी होंगे, उनके अंदर क्या चलती है, उपापचयी क्रियाएं चलती हैं। तो उससे क्या बेनिफिट है? तो उससे बेनिफिट भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन समझना है हमें तो क्या, कि जो हमें 100% एनर्जी मिली थी, उस 100% एनर्जी में से हमने 90% एनर्जी हमारी उपापचय क्रियाओं में खर्च कर दी। अरे यार, गई भैंस पानी में। क्यों गई साहब पानी में? कि यार भगवान ने तो आपको 100% एनर्जी दी थी, 90 तो आप अपने खर्च में पूरा कर रहे हो, आगे क्या दोगे आप? तो उसने सीधा सा जवाब दे दिया क्या, कि आगे मैं 10% दूंगा। ये लो साहब, चलो कोई बात नहीं, 10 में राजी हैं हम, तो दे तो सही आप, एक बार दे तो सही हम एनर्जी। तो हमने क्या बोला कि आगे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, 10% एनर्जी मिल रही है। उस 10% एनर्जी को कौन लेगा, शाकाहारी जीव लेंगे। और शाकाहारी जीव की अगर बात की जाती है, दैट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो है T2। तो T2 वाले से बात की गई तो T2 ने बोला कि मुझे तो उत्पादक से कितनी एनर्जी मिली है, 10% एनर्जी, बट वो 10% एनर्जी उसके लिए तो 100 है ना। अरे सीधी सी बात है, आपको अगर डेली 1 रोटी मिलती है तो वो 1 रोटी तो आपके लिए 100% एनर्जी का काम करेगी ना। तो अब उसने क्या बोला कि भाई साहब आपने मुझे 10% एनर्जी दी है और वो मेरे लिए 100% है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब उसमें से 90% खर्च कर लूँगा और आगे कितनी दूंगा, वापस 10% दूंगा। इसका मतलब उस जो T2 वाले इंसान ने उस 10% में से भी 90 खर्च कर दी, मतलब 9% एनर्जी खर्च कर दी और आगे कितनी दी है, 1%। अच्छा, फिर आगे जैसे जैसे हम चलते गए तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो जो प्रत्येक जीव होता है वो अपनी प्राप्त एनर्जी का 90% क्या कर देता है, अपनी उपापचय क्रियाओं में खर्च कर देता है और आगे की तरफ वो बची हुई एनर्जी जो कि 10% एनर्जी है उसी को देता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हम उत्पादक से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, तो लगातार एनर्जी में हमें क्या देखने को मिलती है, कमी। और इसी को हम कहते हैं कि एनर्जी की पिरामिड भी यही बताते हैं कि जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे की तरफ जाते हैं तो एनर्जी में कमी होने की वजह से ये पिरामिड कैसे बनते हैं, हमेशा सीधे बनते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? दूसरी बात, इस नियम के अंदर मैं किसी भी प्रकार की कोई कमेंट नहीं सुनूंगा, ये ध्यान रखना।
जिस भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है डायरेक्ट मुझे कॉल करें, या डायरेक्ट आप जिससे भी रिलेटेड ये वीडियोज हैं उसको आप कॉल करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि सर नहीं 10% नहीं 90% देगा अगर वॉट एवर जो भी है। बट मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, जो मैं बोल दिया, दैट इज़ राइट। क्लियर बात यहाँ पे, तो इसको आप इत्मीनान से देखिए। व्हाट इज 10% रूल, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। उत्पादक दैट इज T1, उत्पादक से हमारे पास आएंगे शाकाहारी, शाकाहारी से हमारे पास दैट इज T2, शाकाहारी से हमारे पास आएंगे मांसाहारी दैट इज T3, और T3 से हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च मांसाहारी। वैसे ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी। दैट इज T4। चलो ड्रॉ कर लिया आपने ये। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि उत्पादकों की अगर बात की जाती है तो उत्पादकों को यहाँ पे मैंने कहा कि दैट इज द सनलाइट। तो उत्पादकों को एनर्जी कितनी मिल रही है? 100% एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन जब इस उत्पादक से पूछा गया तो क्या बोला इसने कि मैं इस 100% एनर्जी में से जो 90% एनर्जी है वो 90% एनर्जी श्वसन व अन्य उपापचय क्रियाओं में खर्च। दैट मीन्स, तो इसने क्या बोला कि जो सनलाइट से इसको 100% एनर्जी मिली उसमें से इसने 90% एनर्जी क्या कर ली? खर्च कर ली। तो अब ये क्या बोलता है कि भाई साहब मेरे पास केवल 10% एनर्जी बची है और मैं इस 10% एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर करूंगा? नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। ठीक है, क्लियर बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स? इस नियम को आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा के भी समझेंगे ना तो बहुत ईजी है ये, इसलिए बिल्कुल भी आप घबराइए मत। तो इसने क्या कर दिया, आगे 10% एनर्जी ली, तो वो एनर्जी आपको पता है भोजन के रूप में ही लेंगे कोई भी जो जीव लेंगे, तो इसने भोजन के रूप में उस एनर्जी को ग्रेड किया। तो अब इससे पूछा गया तो ये क्या बोलता है कि ये एनर्जी मेरे लिए 100% का काम करेगी, यानी कि ये इसके लिए 100% है, तो वही बात कि ये वापस क्या करेगा? 90% एनर्जी अपने अंदर खर्च करेगा। दैट मीन्स 9% एनर्जी खर्च। ठीक है, इसी की क्रियाओं के अंदर। फिर इससे पूछा गया कि भाई साहब अब आप आगे क्या दोगे? तो इसने कहा कि मेरे पास तो वही 10% है। दैट मीन्स, तो इसने क्या बोला कि आगे कितनी मिल रही है मुझे? 1%। अरे कोई बात नहीं, मिल तो रही है ना। फिर इससे पूछा गया ये जो भी मिलेगी एज ए भोजन के रूप में मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब इससे पूछा गया क्या कि आप क्या करते हो, तो मैं तो वही काम करता हूँ, क्या 90% एनर्जी को मैं क्या कर देता हूँ? खर्च कर देता हूँ। 0.9% को ये क्या कर देता है? खर्च। ठीक है, ये मैंने 9 और 10, ये जो 1 और मैं लिख रहा हूँ, आप इसको चाहो तो बिना परसेंट के भी लिख सकते हो। तो वही बात है, इसका 90% होगा कितना? 9 ही तो होगा ना इसका। इसका 90% कितना हो जाएगा? 9। ये इसके लिए पूरा का पूरा 100% है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी कि इसका 90% कितना हो जाएगा? 0.9। ठीक है, तो इससे क्या पूछा गया
तो इससे ये पूछा गया कि अब आगे आप कितनी दोगे, तो आगे ये बोला कि मैं तो आगे कितनी दूंगा, केवल 0.1 ही दे सकता हूँ। बची इतनी है इसके पास में, क्योंकि इसने 1% ही तो ली है पूरी एनर्जी, एक ही तो एनर्जी ली है इसने, तो ये भी इसके लिए वही है 100% का काम करेगी। जो भी एनर्जी जिस ट्रॉफिक लेवल पे मिल रही है वो उसके लिए 100% है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में जब इससे पूछा गया तो इसने क्या बोला कि मैं वापस इसका क्या कर लेता हूँ, 90% खर्च कर लेता हूँ। और 90% अगर ये खर्च कर लेगा तो आगे एनवायरनमेंट को ये रिलीज क्या करेगा, तो आगे एनवायरनमेंट को ये वापस 10% रिलीज करेगा। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं उत्पादकता की, तो उत्पादकता में भी हमें क्या देखने को मिलती है, कमी, क्योंकि आगे हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती है। क्लियर बात है यहाँ पे। 90% अगर हम 0.1 का कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.09%, 0.09, और यहाँ पे कितनी मिल रही है अब इसको, तो इसको मिल रही है 0.01, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, लिंडमैन का 10% रूल, जो क्या बोलता है कि प्रत्येक जीव अपने अंदर 90% एनर्जी को खर्च करता है, बाकी 10% जो एनर्जी है वो लगातार आगे भेजता रहता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हम T1 से T2, T3 और T4 की तरफ जब चलते हैं तो ऊर्जा में हमें क्या देखने को मिलती है, लगातार कमी देखने को मिलती है। और ऊर्जा की कमी की वजह से ये पिरामिड कैसे बनेंगे, सीधे। क्लियर बात है यहाँ पे। और यही रीजन है कि जो एनर्जी के पिरामिड होते हैं वो कैसे बनते हैं, बिल्कुल सीधे बनते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप ज़रूर पूछें। ये जो परसेंट है और जो वैल्यू है इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएं। मैंने जो कहा है उस चीज़ को आप समझे क्या, कि लगातार एनर्जी जो है वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, क्योंकि जीव अपनी ही उपापचय क्रियाओं में 90% को खर्च करता है और 10% को वो आगे देता है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो दिस इज द थर्ड टाइप और लास्ट टाइप ऑफ पिरामिड, जिसका नाम है यहाँ पे एनर्जी के पिरामिड्स। तो नोट करिए आप इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे हम T1 से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, कहाँ, T4 की तरफ, तो एनर्जी में क्या आ रही है हमारे पास, कमी। और ऊर्जा में कमी की अगर बात की जाती है तो T4 पे हमने माना कि यहाँ पे शेर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस शेर क्या होगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, या यूं कहे कि जो शीर्षस्थ उपभोक्ता है, शीर्षस्थ उपभोक्ता क्या होता है, सबसे कमजोर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो शीर्षस्थ उपभोक्ता होता है वो सबसे कमजोर होता है। तो अब देख लीजिए, शेर आपसे ताकतवर नहीं है, शेर कमजोर है। अब कई बोलेंगे कि सर वो कमजोर नहीं है, वो तो हमारा बाप है एक तरीके से कहें तो, बिकॉज इतनी कम एनर्जी के बाद में भी वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, हमें मार सकता है। क्लियर बात है यहाँ पे। लेकिन हमारा नियम तो यही कहता है कि जो शीर्षस्थ उपभोक्ता होगा वो क्या होता है, सबसे कमजोर होता है। उसका रीजन क्या है कि एनर्जी में लगातार कमी होती है। यहाँ से हमने क्या देखा कि 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पिरामिड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब पिरामिड भी सब जगह सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड। और लिमिटेशंस की अगर बात की जाती है तो पहली लिमिटेशन यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे जीव जो 2 से अधिक, ऐसे जीव जो 2 से अधिक पोषक स्तर पर या पोषक स्तर से संबंधित हैं, उसकी जानकारी नहीं मिलती।
ठीक है, सीधी सी बात है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जीव होते हैं वो दो स्तर पे मिलते हैं हमें। दो स्तर का सीधा सा मतलब है कि अगर हम बात करें कि कोई जीव T1 के ऊपर भी आ रहा है, कोई जीव T2 के ऊपर भी आता है, तो ये जो पिरामिड होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये तो ये वो कहते हैं कि केवल जो एक जगह हमें मिलेगा हम उसको ही बता पाएंगे, तो ये तो गलत है ना। अगर हम बात करें तो हम किसी इकोसिस्टम के अंदर सबसे टॉप हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वन के अंदर हमारे को भी कंसिडर किया जाता है तो हम तो शेर से नीचे आते हैं। मतलब हम एक जगह एक से ज़्यादा स्तरों पे पहुंच रहे हैं और एक जगह हम केवल एक जगह रुक गए, तो पिरामिड उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसलिए पिरामिड की पहली लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशंस क्या है कि ये खाद्य जाल, जिसको हम कहते हैं फूड वेव, फूड वेव को नहीं समझा पाता। फूड वेव की अगर बात की जाती है तो फूड वेव का सीधा सा मतलब होता है कि इसका भी यही मतलब है कि एक जीव का दूसरे जीव से रिलेशन, कनेक्शन, और होता भी है। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें तो एक जीव दूसरे जीव से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन पिरामिड्स तो उसको एक्सप्लेन ही नहीं करता। पिरामिड तो ये कहता है कि प्रत्येक जीव केवल एक पोषक स्तर पर मिलेगा, दूसरे में तो दिख ही नहीं रहा वो। इसका मतलब ये भी लिमिटेशंस हो गई। और तीसरी हमारे पास ये है कि यहाँ पे मरे हुए को कोई स्थान नहीं है। मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स को कोई स्थान नहीं है। मृतोपजीवी को कोई जगह नहीं, क्योंकि जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम इकोसिस्टम के अंदर मृतोपजीवी को भी इकोसिस्टम का पार्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि मृतोपजीवी जो है उनसे मिलकर बनता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस इज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का अगर कोई पार्ट है तो पिरामिड तो उसको पार्ट को एक्सप्लेन ही नहीं करता, बिकॉज ये तो कंसिडर ही नहीं करता मृतोपजीवी को, मरे हुए पदार्थों को तो ये कंसिडर ही नहीं करता। तो ये तीन लिमिटेशन जो है वो पिरामिड की मानी जाती हैं कि इन तीनों चीज़ों को पिरामिड एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और इसी के साथ हमारा पिरामिड का जो टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म, क्लियर होता है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों वीडियो अच्छी लगी होंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।